आशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 15 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। ओके, और मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और आज से हम लोग एक ही क्लास में एक पूरा टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, तो 1 क्लास 1 टेस्ट होगा। ओके, जैसे कि हम लोग लास्ट हर बार एक टेस्ट पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन आज से हम लोग एक क्लास में पूरे टेस्ट पेपर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग का कम समय में सारे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। आप लोग के कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद आपके इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स का ही नतीजा है कि आज मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं एक ही क्लास में एक टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट कराऊँ। तो आप लोगों के प्यार की वजह से ही ऐसा पॉसिबल है। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को देखो काम करना होता है, तो उसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो हमारे इस क्लास में, आप लोग को अच्छा लग रहा है। ओके, तो एक तरह का हमारा एक बॉन्डिंग बन जाता है आप लोगों से। तो लगता है कि फिर कि आप लोगों के लिए क्या कर दूं, है ना, कितने अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं। ओके, तो और हाँ, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। आप इस लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? ठीक है, पहला कथन दिया है 1928 के नेहरू रिपोर्ट में 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। दूसरा कथन है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसमें 25 वर्ष से अधिक नहीं, ठीक है, 25 वर्ष से अधिक नहीं, 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं को जो है मतदान देने का अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में। तो यहाँ पे 25 नहीं 21 वर्ष होना चाहिए था, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु घटा करके 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही सेशन में सारे क्वेश्चंस 1 से लेके 100 तक करने हैं, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपके लिए बोरियत नहीं होगी। और जो समय बचेगा आपका टेस्ट पेपर के बाद, तो आप उसमें रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया। दूसरा, 1833 के चार्टर अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ओके, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया होगा लास्ट जितनी भी मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व कराए, 1 से लेकर के अभी तक 14 टेस्ट पेपर तक सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है। बस आपके सामने जो है अलग अलग तरह से रखा जाता है, अलग अलग रूप रंग में रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं आता है। तो जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट दिया है कि 1813, आपको पता होगा कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो व्यापार था, भारत में व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सिवाय एक को छोड़ करके, मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो
ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको छोड़ करके, ठीक है। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार पर इसका अभी भी एकाधिकार था, ठीक है, अभी भी एकाधिकार था। अब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अकेले ही व्यापार वाणिज्य करता था, ठीक है, केवल इस पर ही एकाधिकार था। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार को समाप्त करके ब्रिटिश के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया कि ब्रिटिश के जितने भी सदस्य हैं अगर व्यापार करना चाहते हैं तो भारत जाकर के व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अब तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार था, ठीक है। तो इसको समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है। केवल चाय और चीन के व्यापार पर एक अधिकार रखा गया था, उसको बरकरार रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी ये भी स्टेटमेंट दे देता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और फिर बाद में जो है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार वाला एकाधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर, ठीक है, जो एकाधिकार था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, निम्नलिखित नेतृत्वकर्ताओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त नेतृत्वकर्ताओं में से कितने गदर आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। गदर आंदोलन से कितने नेतृत्वकर्ताएं संबंधित थे? तारक नाथ दास, लाला हरदयाल, करतार सिंह और रासबिहारी बोस, ठीक है, गदर आंदोलन से। तो गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया गया था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। तो अब पूछा क्या है कि कितने नेतृत्वकर्ताएं इसमें शामिल थे? तो चारों ही शामिल थे, तारक नाथ दास, लाला हरदयाल, करतार सिंह और रासबिहारी बोस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। और इसको ऐसे भी ध्यान रखिएगा, गदर है तो गदर में र आ रहा है, और ऐसे आपको याद करने का एक थोड़ा सा सिली तरीका है, ठीक है। जैसे र है तो र से तारक, र आ रहा है, लाला हरदयाल र, करतार सिंह र, रासबिहारी। तो आपके पास एक तरीका हो जाएगा याद करने का, ठीक है। एग्जाम में आ गया तो इस बेसिस पे थोड़ा दिमाग लगा के आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो थोड़े फैक्चुअल होते हैं ना तो वो भूलता बहुत है। चलिए अगला देखिए, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान में उसके पद की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है, न ही इसमें उसे हटाए जाने की प्रक्रिया या आधार शामिल है। दूसरा कथन है, पद से मुक्ति होने के बाद उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है या वह किसी अन्य सरकारी पद के लिए पात्र होता है। अगला देखिए, तीसरा स्टेटमेंट दिया है, उसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। ओके, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है कितने कथन सही हैं। ओके, महाधिवक्ता के संदर्भ में आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों, महाधिवक्ता की बात करें तो महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्य के अभी इसके आगे बताएंगे, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी योग्यता ये है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने की इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, वही व्यक्ति जो है महाधिवक्ता बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, तो संविधान में उसके पद की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है, न ही इसमें उसे हटाए जाने की प्रक्रिया आधार शामिल है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। संविधान में महाधिवक्ता के संबंध में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई कि ये 5 साल तक अपनी सर्विस देगा, या फिर उसके हटाए जाने के भी, यानी कि उसके हटाने के भी कोई प्रक्रिया उल्लेख नहीं है संविधान में कि किस आधार पर इसको हटाया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि अगर पद मुक्ति होने के बाद ये पुनः नियुक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, दोबारा नियुक्त होने का पात्र होता है, और ये किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए भी पात्र होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, तो उसे राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब तक वो राज्य सरकार इसकी अनुमति नहीं दे देता है, तब तक वो किसी कंपनी या निगम में निदेशक के पद के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है, यानी सभी तीनों।
अगला देखिए, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ओके, खुदाई खिदमतगार को सर्वेंट ऑफ गॉड या फिर लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित किया गया था। और ये जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है, गफ्फार खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, वे एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा। किसान आंदोलनों में सक्रिय रूप में शामिल होने के साथ ही वे बौद्ध धर्म के विद्वान भी थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। और वो जो है वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस पॉइंट से भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है कि उपरोक्त परिच्छेद किस व्यक्तित्व का वर्णन करता है? तो दोस्तों नरेंद्र देव के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इनके द्वारा यानी आचार्य नरेंद्र द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, यानी कि इसके संस्थापक अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और बाद में फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नरेंद्र देव। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रक्षा उपकरण दिया हुआ है और विवरण दिया है, ठीक है। पुष्पक, उग्रम और तपस पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। ओके, तो दोस्तों पुष्पक जो है, पुष्पक एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, ओके। और तपस की बात करें तो तपस एक मानव रहित हवाई यान है। तो ये आपका पहला और तीसरा गलत हो गया। उग्रम जो है सही सुमेलित है। उग्रम जो है एक असॉल्ट राइफल है, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो आपका एक सही सुमेलित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है, इसने पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन, कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां भारत के वायसराय में निहित थी, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन सही है, आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 की अगर बात करें तो इसने जो है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को लाया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो यानी आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां भारत के वायसराय में निहित नहीं थी, बल्कि कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियां जो है भारत के बताएं राज्य सचिव में निहित थी, ठीक है, राज्य सचिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अपोलो प्रजाति की तितलियां सामान्य तौर पर भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ठीक है, अपोलो प्रजाति की तितलियां, तो ये मेनली आपको पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा की मणि महेश, ठीक है, मणि महेश झील है एक, वहां पे मणि महेश झील, यहाँ पे इसे पहली बार जो है डस्टेड अपोलो प्रजाति की तितली देखी गई है, ठीक है। ये ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली तितली है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपोलो प्रजाति की तितली कहाँ पर पाई जाती है? मेनली सामान्य तौर पर तो पश्चिमी हिमालय में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, संविधान सभा ने भारत के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रणालियों को अपनाया था? ओके, बताइए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, नामांकन प्रणाली। बताएं फटाफट आंसर करें आप लोग। संविधान सभा ने
भारत के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किन किन प्रणालियों को अपनाया था? तो दोस्तों तीनों ही प्रणालियों को अपनाया गया था संविधान सभा ने। अप्रत्यक्ष निर्वाचन को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और नामांकन, इन तीनों ही प्रणालियों का उपयोग किया था सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला देखिए, फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चन, तभी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित सांविधिक निकायों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कितने निकायों की प्रमुख की नियुक्ति में विपक्ष का नेता शामिल होता है? ठीक है, यानी कि बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनमें नियुक्ति के लिए विपक्ष का नेता भी जो है नियुक्ति में शामिल होता है। आपको पता होगा कि मान लो कोई भी संस्था है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति कर रहा है, तो राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नहीं करता है, बल्कि एक समिति गठित की जाती है। ठीक है, इस समिति के मेंबर द्वारा जिस व्यक्ति की सिफारिश की जाती है नियुक्ति के लिए, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ओके, तो इस समिति में किन किन समितियों में जो है विपक्ष का नेता शामिल होता है, किन संस्था के सदस्यों को चुनने के लिए। ठीक है, तो विपक्ष का नेता किन किन समितियों में शामिल होता है और किस संस्था के सदस्यों को चुनने के लिए, ये आपको बताना है। ओके, तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और लोकपाल, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर, और उस समिति में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। ठीक है, तो इन सभी सांविधिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति में विपक्ष का नेता भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सभी चारों। ठीक है, अगला देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची में मतदाता किस प्रकार अपना मतदान करते हैं? ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे दूं क्या? आप लोग आंसर करोगे? आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची में मतदाता किस प्रकार अपना मतदान करते हैं? चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट में बताइएगा सब लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बिंदु थे जिन पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इसके लिए विशिष्ट बिंदु या कौन से मुख्य बिंदु थे या फिर कौन से ऐसे मुख्य कारण थे जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? खिलाफत अन्याय, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज और रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करिए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? तो दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था, इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु थे या फिर असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारण क्या थे? तो खिलाफत अन्याय और जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज, ये 3 प्रमुख कारण थे असहयोग आंदोलन शुरू करने का। रॉलेट एक्ट प्रमुख कारण नहीं था। ठीक है, तो भावनाओं में बह करके आपको आंसर नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना है गहराई में जाके। ठीक है, रॉलेट एक्ट नहीं था। ऐसे बहुत सारे एक्ट लाए गए थे जो भारतीयों के अधिकारों को छीनती थी। ठीक है, भारतीयों के अधिकारों को छीनती थी या फिर उनको दबाने का काम करता था कोई भी एक्ट जो लाया जाता था। बहुत सारे राजद्रोही एक्ट बनाए गए कि जो भी व्यक्ति जो है आंदोलन में शामिल होता है या आंदोलन करता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, उसे देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे सिर्फ ये प्रमुख कारण नहीं था कि इसकी वजह से गांधी जी एक इतना बड़ा असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, मेनली इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज की प्राप्ति के लिए, खिलाफत अन्याय के लिए, इसके लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुक्तियां प्राप्त हैं? ठीक है, पहला दिया है वे अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा है उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई और संस्थित या जारी नहीं रखी जाएगी। उनकी कृतियों के लिए उनके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओके,
अब आंसर करने की कोशिश करें आप लोग, कमेंट में बताएं, नहीं कमेंट में नहीं बताना है, मतलब लाइव में आपको चैट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत कुछ अनुमुक्तियां प्राप्त हैं। ये अनुमुक्तियां क्या क्या हैं? तो वे जो है अपने पद की उनको अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होना होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही जो है संस्थगित या जारी नहीं रखी जाएगी, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन उनके कृत्यों के लिए उनके विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो 2 महीने की नोटिस के बाद 2 महीने की नोटिस के बाद सिविल कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी या आयोग की अनुशंसा नहीं है, ठीक है, बताना है सरकारी या आयोग की अनुशंसा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए आप लोग कि सभी अवशिष्ट शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल करना, ठीक है। तो सभी अवशिष्ट शक्तियों को नहीं, केवल कुछ, ठीक है। जैसे कराधान की अवशिष्ट शक्ति है तो ये संसद में निहित होगी, ठीक है। इसने ये सिफारिश की थी कि जो कराधान से संबंधित कराधान की अवशिष्ट शक्ति है वो किस में निहित होगी? संसद के पास होगी, ठीक है। इसकी शक्ति जो है संसद के पास होगी, समवर्ती सूची में नहीं होगी। बाकी बचे हुए, ठीक है, बाकी बचे हुए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो समवर्ती सूची में होंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी नहीं, कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश करी थी या अनुशंसा की थी। अगला देखिए, 1944 में देश के उद्योगपतियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में जाना गया। कथन दूसरा देखिए, तो बॉम्बे प्लान ने नियोजन का विरोध किया और राज्य के हस्तक्षेप के बिना अप्रतिबंधित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ओके, बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका दिया है कि 1944 में उद्योगपतियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग ने मिलकर के एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के रूप में जाना गया, ठीक है। इसमें बॉम्बे प्लान में क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इन्होंने 15 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे इस बॉम्बे प्लान में, ठीक है। 15 वर्षीय कार्यक्रम, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तो यही आपका बॉम्बे प्लान था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन दूसरा दिया कि बॉम्बे प्लान ने नियोजन का विरोध किया, तो नहीं, इन्होंने विरोध नहीं किया था नियोजन का और राज्य के हस्तक्षेप के बिना। ये तो चाहते थे कि आर्थिक विकास में राज्य की केंद्रीय भूमिका बनी रहे, ठीक है। यानी कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए राज्य की केंद्रीय भूमिका की परिकल्पना इन्होंने की थी। इन्होंने ये नहीं किया था कि राज्य के हस्तक्षेप के बिना, ठीक है। ये चाहते थे कि राज्य जो है इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करे। तो दूसरा जो है गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी एक सही है, दूसरा गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कब हुई थी? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंडियन होम रूल है, इंडियन होम रूल, ध्यान रखना है इस, ठीक है। अब देखते हैं ये इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा ब्रिटिश भारत में स्वराज को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दूसरा, भारतीय होम रूल सोसाइटी के सदस्यों ने भारत के नौकरशाह कर्जन वाली की हत्या कर दी। ओके, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर राइट आंसर करिए। चलिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया था, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की नहीं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे से बहुत पूछता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा नहीं। तो आपका पहला गलत हो गया।
और दूसरा देखिए तो भारतीय होम रूल सोसाइटी के सदस्यों ने भारत के नौकरशाह करजन वायली की हत्या करी थी। किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी। मदन लाल ढींगरा ने की थी। कब की थी? 1909 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये जो मदन लाल ढींगरा थे ये इंडियन होम रूल सोसाइटी के मेंबर थे। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, फटाफट सॉल्व करिए आंसर। क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितनी घटनाएं जो हैं वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हुई? ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं, इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? तो एक बार इनका कार्यकाल देख लीजिए। तो इनका कार्यकाल था 3 अप्रैल। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सी घटनाएं हुई थी, तो इस बेसिस पे आप आंसर कर देंगे। ठीक है, 18 अप्रैल 1931। ठीक है, 1920 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इस बीच जो भी जितने भी घटनाएं घटित हुई आपका, आप इस बेसिस पे आंसर कर लेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बस जितने भी वायसराय थे उनका कार्यकाल देख लीजिएगा कि कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा, फिर उस समय कौन सी घटनाएं घटित हुई आपको अगर पता होगा तो आप आंसर कर लेंगे। यहाँ पे रटना नहीं है कि आप हर एक वायसराय का कार्यों को रटने लगे कि उनके दौरान कौन कौन से, रटने वाली चीजें नहीं है, बस समझने वाली चीजें। ठीक है, बस कार्यकाल एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो साइमन कमीशन 1928। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था बताएं? 1931 में हुआ था। दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था बताएं आप लोग? ओके, पूना पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो अब बताइए कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई? तो साइमन कमीशन और आपका दिल्ली के असेंबली हॉल में बम विस्फोट, ये जो है पहला और तीसरा जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है और पूना पैक्ट, ये दोनों जो है लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, विलिंगटन के शासनकाल में, विलिंगटन के शासनकाल में। और विलिंगटन की कार्यकाल की बात करें तो विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा था। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लीजिए, क्या होगा आपका? पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट। तो कितने कथन सही हुए? केवल 2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का एक संघीय आतंकवाद विरोधी संगठन है। दूसरा, इसका गठन जो है UAPA 1967 यानी 1967 गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया है। तीसरा, NCTC रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का एक हिस्सा है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, बताना है कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट तो सही कि भारत का एक संघीय आतंकवाद विरोधी संगठन है और इसका गठन जो है UAPA 1967 गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया गया। तो दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा दिया है कि NCTC रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, NCTC जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रॉ का एक हिस्सा है। तो ये रॉ का एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो रॉ है यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन कार्य करता है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसका हिस्सा नहीं है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पूछा है कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुक्ति दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? कब मनाया जाए? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, इन्होंने, अब आंसर करना है आपको, मुक्ति दिवस संबंधित है। तो दोस्तों, प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो जिस दिन ये इस्तीफा देते हैं 22 दिसंबर 1939 को, उसी दिन जो है
मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यानी कि इन्होंने ऐसा कहा कि कांग्रेसी उत्पीड़न को मुक्ति के संकेत के रूप में इन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है, जब प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों से कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के मूल ढांचे के तत्व हैं? ये बहुत इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉलिटी का है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें पॉलिटी, तो संविधान के मूल ढांचे कौन कौन से हैं एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दूसरा जैसे नगर पालिका वाला क्वेश्चन है, तो कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय, 18 विषय में कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29 विषय है, तो ये 29 विषय कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। तो मूल ढांचे से संबंधित है, इसमें दिया पहला मौलिक कर्तव्य, शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जिसको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका बी सी डी ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका ऑप्शन ए। इस बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे में नहीं आता है, और संविधान के मूल ढांचे में शक्तियों का पृथक्करण, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एकीकृत न्यायपालिका, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, समानता का सिद्धांत, और उसके बाद विधि का शासन, न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये सभी क्या है? मूल ढांचे हैं, संविधान के मूल ढांचे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है कौन कौन? ए के गोपालन, ऐसे डांगे, नंबूदरी पाद, अजय घोष। बताना है आपको सीपीआई से कौन कौन संबंधित है। तो सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है, कानपुर में हुई थी। तो कानपुर में की गई, इसको अच्छे से लिख दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैम ने गलत लिख दिया। अरे यार, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब इरेज करो तो इरेज नहीं होता। 1925 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में की गई थी। ओके, तो कौन कौन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित रहे थे? ये चारों लोग। ठीक है, गोपालन, डांगे और नंबूदरीपाद, अजय घोष, ये चारों ही इससे संबंधित रहे हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर के भारत के कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक मिनट, हाँ ठीक है, उपयुक्त में से कितने भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ में शामिल है? ठीक है, शामिल नहीं है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ में शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन कौन से? भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, ओके, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखना, लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित होना, संविधान का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करना। ओके, बताना है कितने कथन सही हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, उस शपथ में क्या क्या शामिल होता है? इन चारों में कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या शामिल होता है, तभी तो आप बता सकते हैं ना। वैसे तो शामिल तो बहुत कुछ नहीं होता है, तो क्या क्या शामिल होता है अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको इजीली आप आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है तो वो क्या शपथ लेता है? ठीक है, जैसे मान लो मैं शपथ लेने जा रही हूँ राष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए मान लीजिए, या फिर आप ही लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको हर किसी का नाम तो मैं लेके नहीं कर नहीं सकती, इसलिए मैं खुद को ही राष्ट्रपति बना दूं। तो ठीक है, तो मैं त्रिशा सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। ठीक है, तथा अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परिरक्षण, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संविधान, ठीक है, संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगी, तथा मैं भारत की जनता की या भारत के लोगों की सेवा या कल्याण या भलाई के लिए समर्पित रहूंगी या समर्पित करूंगी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए,
मैं त्रिशा सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत की राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी तथा अपनी पूरी क्षमता से संविधान और विधि का परिरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण करूंगी तथा मैं भारत की जनता की सेवा और भलाई के लिए समर्पित रहूंगी। ठीक है, तो आपका ये दोनों ही जो है संविधान राष्ट्रपति के शपथ में ये 2 सेंटेंस महत्वपूर्ण हैं। यही 2 सेंटेंस आपके संविधान के शपथ में आते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने दलों ने इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों की रिहाई में समर्थन दिया था? ठीक है, कितने दलों ने जो है इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों की रिहाई में समर्थन दिया था? बताएं आप लोग, कितने लोगों ने दिया था? तो दोस्तों ये चारों ही, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग और यूनियनिस्ट ने इन चारों संस्थाओं द्वारा, इन चारों दलों द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी के कैदियों की रिहाई का समर्थन दिया गया था। ठीक है, इन्होंने समर्थन किया था कि जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के कैदी हैं उनकी रिहाई की जाए। ठीक है, उनको रिहा किया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। अगला देखिए, मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मंत्री परिषद से छोटा निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में किया गया है। तीसरा, संविधान में मंत्रिमंडल की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। ओके, बताना है कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो दिया है कि यह मंत्री परिषद से छोटा निकाय है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि मंत्रिमंडल जो है मंत्री परिषद से छोटा निकाय होता है। दूसरा दिया है कि इसका उल्लेख संविधान के मूल पाठ में किया गया है। तो नहीं, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के मूल पाठ में नहीं किया गया, बल्कि संविधान में मंत्रिमंडल की भूमिका को परिभाषित, देखिए तीसरा दिया है कि संविधान में मंत्रिमंडल की भूमिका को परिभाषित नहीं किया गया है। यह ब्रिटेन में विकसित संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। तो तीसरा सही है, मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था। ठीक है, मंत्रिमंडल को, बल्कि आपका मंत्री परिषद ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। मंत्री परिषद। ठीक है, इसका आकार कौन निर्धारित करता है मंत्री परिषद का? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखिए, सुर्खियों में रहा टाइम क्रिस्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? टाइम क्रिस्टल बताएं। तो दोस्तों यह ऊर्जा की क्षति किए बिना 2 अवस्थाओं के बीच दोलन करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, यही जो है आपका टाइम क्रिस्टल है। अगला देखिए, सुर्खियों में रहने वाला शब्द रेट्रो किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेट्रो नामक एक रिसस बंदर का क्लोन बनाया गया है। ठीक है, किसका? रिसस नामक बंदर का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना द्वारा बनाया गया है ये क्लोन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्लोन रिसस मंकी से संबंधित है रेट्रो। चलिए अगला देखिए, अगला है, हाल ही में सुर्खियों में रहे चक्रवात असना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असना के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, इस पहला दिया कि इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई और यह कच्छ तट पर लैंडफॉल किया। तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति जो है गुजरात में जमीन पर एक गहन अवदाब के रूप में हुआ था, नहीं कि अरब सागर में हुई थी। और ये कच्छ तट पर जो है लैंडफॉल नहीं किया था, बल्कि ये अरब सागर में और उसके बाद फिर आगे जाकर के ओमान की ओर लैंडफॉल किया था। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है कि सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक आते हैं। नहीं,
चक्रवात कहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे ज़्यादा आएगा, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जहाँ पर जलीय सतह का तापमान ज़्यादा होगा। तो बंगाल की खाड़ी का तापमान जो है अरब सागर की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति की दशाएं बहुत ही बेहतर है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक आते हैं। अरब सागर में अधिक नहीं आता है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में अधिक आता है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है अरब सागर की अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से तो दोनों कथन आपके गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किसका उल्लंघन है। ठीक है, अगर किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ किसी महिला का उत्पीड़न होता है, तो ऐसे में उसके कौन कौन से अधिकारों का उल्लंघन होगा। ठीक है, बताएं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार। ये तीनों ही अगर कार्यस्थल पर किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है, तो ऐसे में एक महिला का समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, और कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार का भी उल्लंघन होता है, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, इन तीनों अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों देखो, सभी क्वेश्चंस जितने भी आप लोग अगर एक से लेकर के कंटिन्यू, जो बच्चे कंटिन्यू रेगुलर लगे हैं इस टेस्ट पेपर से, तो उनको पता चल गया होगा कि सभी क्वेश्चंस जो है लगभग एक ही जैसे पूछे जा रहे हैं, बस उसका पैटर्न, उसका रूप बदल दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब आपके सामने अलग अलग एक ही क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, बस आपको है कि उसको पहचानना है कि आपका सही आंसर क्या है, बस। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है। हमने लास्ट लगभग 8वां 9वां टेस्ट होगा पॉलिटी का, तो पहला क्वेश्चन बना था विशेष श्रेणी वाले राज्य के दर्जे के रूप में। तो हमने आपको बताया था कि कोई राज्य है, किसी राज्य को अगर विशेष श्रेणी के रूप में शामिल करना है, विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा देना है, तो इसके क्या क्या मानदंड होने चाहिए। तो अगर आप लोग लास्ट सेशन नहीं देखे होंगे, ठीक है, अगर कंटिन्यू नहीं होंगे टेस्ट पेपर से हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो आपको नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, तो देखिए, विशेष श्रेणी वाले राज्य के दर्जे की बात करें तो वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है। ये 11 राज्य कौन कौन से हैं, तो 11 राज्य में आपका असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, इसके अलावा आपका मेघालय, सिक्किम। ठीक है, इसके अलावा आपका मेघालय, सिक्किम ने कहीं नहीं लिखा है, तो चलो मैं लिख देती हूँ, सिक्किम, उत्तराखंड के अलावा आपका आएगा तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना मैंने बोल दिया है, और हिमाचल प्रदेश है। तो टोटल 11 है। ऐसे आप याद करना कि जो टोटल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया, इनमें से 7 जो है उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ठीक है, इनमें से 7 जो है उत्तर पूर्वी राज्य हैं, और 4 जो है ऐसे नॉर्मल राज्य हैं, जैसे कि आपका उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा बचा कितना, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, और हाँ, फिर असम, नागालैंड, ये हो गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग पूरा नाम सुन लीजिए कि ये 11 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये तो मान लो आपका आंसर है, इसको तो आपको पता ही है। तो असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ दें तो आपका मणिपुर, सिक्किम के बाद आपका त्रिपुरा भी ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं सब शामिल होंगे। उत्तर पूर्वी राज्य के अलावा उत्तराखंड, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। अगला देखिए, सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि लॉर्ड वेलीजली द्वारा सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक था।
दूसरा, सतारा अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था। ओके, बताएं इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों, लॉर्ड वेलीजली भारत में सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक था। तो प्रवर्तक लॉर्ड वेलीजली नहीं था, प्रवर्तक लॉर्ड वेलीजली नहीं था, तो कौन था? डुप्ले था। डुप्ले द्वारा पहली बार सहायक संधि प्रथा को शुरू किया गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे ब्रिटिश शासकों द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया था। तो लॉर्ड वेलीजली नहीं था, पहला गलत हो गया। सतारा अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था। सतारा ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, सतारा को हड़प नीति के तहत इसको शामिल किया गया था। तो आपका दूसरा भी गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रक्रिया सदन के नियमित कार्य संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने की अनुमति देती है ताकि तत्काल लोक महत्व के मामलों को संबोधित किया जा सके। दूसरा है, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उठाए गए मुद्दे पर बहस शुरू की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सरकार की शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। तीसरा है, यह प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चौथा है, यह नियमित कार्यवाही की अपेक्षा अत्यावश्यक चर्चाओं को प्राथमिकता देकर विधायी एजेंडे को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो बताना है कि उपरोक्त कथनों में उल्लिखित प्रक्रिया किससे संबद्ध है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, तो बताना है आपको कि किस प्रस्ताव से रिलेटेड ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए बताएं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और दूसरा, अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उठाए गए मुद्दे पर बहस शुरू हो जाती है और जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और सरकार की शीघ्र प्रतिक्रिया भी प्राप्त होती है। तो इन दोनों पॉइंट पर आप आंसर कर सकते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नियमित रूप से कार्य संचालन होता है सदन में, उस कार्य संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाती है और तत्काल जो है उस समय लोक महत्व के मामले को उठाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये किससे संबंधित है? स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। अगला देखिए, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का लक्ष्य स्वशासन या स्वराज घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त था। ओके, बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। तो 1906 में जो है कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इस कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की जाती है, और इनकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ये लक्ष्य क्या रहता है? स्वशासन या स्वराज को प्राप्त करना। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्वशासन या स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1906 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा दिया कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन को उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिम नेताओं का समर्थन प्राप्त था, तो नहीं, इन्होंने समर्थन प्रदान नहीं किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उन्होंने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की। दूसरा, वह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बेसिस पे आप आंसर कर लेंगे, वह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तीसरा, नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिए जाने से पहले उन्होंने संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम गीत गाया था। ठीक है, तो किस व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा है उपरोक्त जितने भी कथन दिए गए हैं, बताएं। तो आप लोग को पता होगा कि वह स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी। इस बेसिस पे आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद का अधिकार प्रदान करता है। यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति द्वारा सीमित
किया जा सकता है। तीसरा, सरकार जो है यूपीएससी की सिफारिशों को अगर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में वह संसद के प्रति जवाबदेह है कि क्यों स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। तो बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो पहला कथन जो दिया है आपका कि यूपीएससी द्वारा चयन उम्मीदवार को पद का अधिकार प्रदान करता है, पद का अधिकार प्रदान नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, वो पद पर आसीन होकर के जो यूपीएससी को जो शक्तियां प्रदान की गई उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका कार्य करता है, सिर्फ पद का अधिकार प्रदान नहीं होता है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है कि यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति द्वारा सीमित किया जा सकता है। और अगर सरकार जो है यूपीएससी की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है कि उसने स्वीकार क्यों नहीं किया यूपीएससी के सिफारिशों को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 3। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में बुगुन जनजाति ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय सॉन्ग बर्ड बुगुन लियो सीचला के लिए भूमि दान दी है। तो ये जनजाति कहाँ निवास करती है? बुगुन जनजाति कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो बुगुन जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। और ये जो सॉन्ग बर्ड बुगुन लियो सीचला, ये एक पक्षी है। ठीक है, ये आपको देखने, ये केवल जो है ईगल वेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगा, ईगल वेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलेगा। और विश्व के और भी कई जगहों पे ये नहीं देखने को मिलता है, केवल ईगल वेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? बताएं, होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? तो दोस्तों स्वशासन का अधिकार, जैसा कि श्वेत उपनिषदों को दिया गया था, तो इनकी मांग क्या थी? स्वशासन को प्राप्त करना, स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, चलो अगला देखो, टाइलर पुरस्कार हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में जो है 2024 में इस पुरस्कार को जोहान रॉक स्टॉर्म, ठीक है, जोहान रॉक स्टॉर्म को ये पुरस्कार दिया गया है, टाइलर पुरस्कार 2024 में, ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है, यह एक स्थायी निकाय है। दूसरा है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा, इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। चौथा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ इसमें उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल होते हैं जिनमें विधानसभाएं नहीं होती हैं। ठीक है, बताना है कितने कथन आपके सही हैं। क्या यह एक स्थानीय निकाय है अंतरराज्य परिषद? तो नहीं, ये एक स्थायी निकाय नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये एक स्थायी निकाय नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। तो आपका दूसरा और तीसरा चौथा तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 कथन सही है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और जैसे कि ये इसका गठन तब किया जाता है जब राज्यों के बीच या राज्यों और केंद्र शासित बीच कोई मुद्दा उठ जाता है, या फिर कोई विशेष लोक महत्व की कोई मुद्दा होता है, तो ऐसे में फिर राज्यों में आपसी सहमति स्थापित करने के लिए विचार विमर्श करने के लिए अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाता है समय समय पर। ठीक है, तो ये एक स्थायी निकाय नहीं है। तो आपका बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है आपके, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी भी देश का संविधान अनेक उद्देश्यों को पूरा करता है। किसी देश को अधिक मजबूत और लचीला बनाने में संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं? यानी किसी देश को अगर अधिक मजबूत और लचीला बनाना है तो ऐसे में संविधान द्वारा किन किन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा? पहला है, यह कुछ ऐसे आदर्शों को निर्धारित करता है जो ऐसे देश का आधार बनते हैं जिससे हम नागरिकों की तरह रहने की आकांक्षा रखते हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे यानी कम ताकतवर समूह या लोगों के विरुद्ध अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए,
राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करते हैं तो उनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा है, संविधान में राष्ट्रपति आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन को व्यक्त करने के लिए आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, तो बताएं कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365, ठीक है, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 365, अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड। ठीक है, तो अनुच्छेद 365 या अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है या संसद द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को कहता है कि हम राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करता है राज्यपाल राष्ट्रपति से, जब राज्य जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं कार्य कर रहा होता है या फिर संसद द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है। अब देखिए यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन आगे दिया है कि जो राज्यपाल अगर राष्ट्रपति अगर निर्णय लेता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाने की, या फिर राज्यपाल द्वारा जो अनुशंसा की जाती है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति से, तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो बिल्कुल न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, एसआर बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल अगर अनुशंसा करता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति से, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, क्या पता ऐसे बहुत सारे, क्या पता भाई कोई राज्य है बार बार राष्ट्रपति शासन लागू करे, जिससे कार्य में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध पर इसका बहुत असर पड़ता है, तो ऐसे में आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा दिया कि संविधान में राष्ट्रपति आपातकाल और राज्य में राष्ट्रपति शासन को व्यक्त करने के लिए, देखिए संविधान में कहीं भी आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता के परिणाम से संबंधित है? ओके, बताएं। इसका तो अभी मैंने ही बताया है, तो ये आंसर आप करेंगे, इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44 का आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, नमक सत्याग्रह और नेतृत्वकर्ता। ठीक है, तो जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी मार्च शुरू किया था, तो ऐसे में फिर बहुत सारे अन्य राज्यों में भी अलग अलग नेतृत्वकर्ता द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो किस राज्य में किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। कि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था उसका नेतृत्व जो है सी राजगोपालाचारी ने किया था। और मालाबारी में जो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था उसका नेतृत्वकर्ता के किलप्पन है। तो पहला और दूसरा जो है गलत हो गया। उड़ीसा में जो है गोपाल बंधु चौधरी द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था नमक सत्याग्रह का। तो कितने सही सुमेलित नहीं है? 2 सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे पद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या तात्पर्य है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का क्या तात्पर्य है, बताएं। तो दोस्तों ये जो है 1979 के ईरानी क्रांति से जुड़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूहों का एक नेटवर्क है। इसमें हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीनी, हैती जैसे उग्रवादी संगठन इसमें इस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वायत्त उग्रवादी इस्लामी समूह का एक नेटवर्क है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब फटाफट हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गीजूभाई बधेका, अरविंदो घोष, ताराबाई मोदक के बीच क्या समानता थी? ये तीनों ही जो है औपनिवेशिक भारत में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया था इन तीनों ने, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे कि गीजूभाई की बात करें तो गीजूभाई ने भारत में पहला मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1920 में की थी। और अगर हम ताराबाई मोदक की बात करें तो ताराबाई मोदक जो है स्कूल की शिक्षा भारत में प्री स्कूल शिक्षा की अग्रणी रही हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।
ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, पहला कथन है सावरकर और उनके भाई ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया था, जिसका 1904 में अभिनव भारत में विलय कर दिया गया। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा जो है 1899 में मित्र मेला का गठन किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। बाद में जो है इसका नाम अभिनव भारत कर दिया गया था 1904 ईस्वी में। ओके, अब दूसरा स्टेटमेंट दिया कि भारत में क्रांतिकारी चरमपंथी किसी भी पश्चिमी साम्राज्यवादी देश से समर्थन लेने के विरुद्ध नहीं, इन्होंने जर्मनी से जर्मन हथियार और गोला बारूद आयात किए थे क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए। तो ऐसा नहीं था कि ये क्रांतिकारी थे। स्टार्टिंग में क्रांतिकारी चरमपंथी जो है किसी भी पश्चिमी साम्राज्यवादी देश से समर्थन लेने के विरुद्ध नहीं थे, बल्कि जैसे जर्मनी से इन्होंने सहायता लिया था। तो दूसरा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला देखिए, ठीक है, भारत और अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक ला सकते हैं, जबकि भारत में राज्य विधानमंडल किसी भी भारत में राज्य विधानमंडल किसी भी मामले में संविधान संशोधन के लिए विधेयक नहीं ला सकते हैं। दूसरा कथन है संविधान संशोधन के किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत और अमेरिका दोनों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, भारत और अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकता है। ठीक है, संविधान में जो है अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल भी जो है संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक ला सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि भारत में जो राज्य विधानमंडल है, भारत में राज्य विधानमंडल संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए विधेयक नहीं ला सकता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। केवल संसद ही जो है संविधान में संशोधन कर सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता। संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक जो है केवल संसद में लाया जा सकता है और संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा है कि राज्य विधानमंडल जो है संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकता है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा बोल रहा है कि संविधान संशोधन किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत और अमेरिका दोनों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, वैसे तो संविधान में संशोधन जो है संसद करती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो संघीय ढांचे से संबंधित है। ठीक है, जो संघीय ढांचे से संबंधित है, तो ऐसे में अगर संघीय ढांचे से कोई विधेयक संबंधित है, तो अगर उसमें संशोधन करना है, तो ऐसे में राज्यों की, भारत में जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत में आधे से अधिक राज्यों के अनुशंसा या आधे से अधिक राज्यों की समर्थन की, आधे से अधिक राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, सहमति की आवश्यकता होती है भारत में। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है ये क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है कि संविधान संशोधन किसी भी प्रस्ताव के लिए भारत और अमेरिका दोनों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो होती है। ठीक है, भारत में होती है, भारत में होती है, आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता होती है, आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है कि जब विधेयक जो है, जो विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक संघीय ढांचे से संबंधित हो तभी। ठीक है, वरना संसद जो है साधारण बहुमत से संशोधन कर देती है, लेकिन अगर संघीय ढांचे से संबंधित है तभी आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 3/4 वोट की जरूरत होती है, यानी कि 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, 3/4। तो यहाँ पे आपका अमेरिका के संदर्भ में भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कितने कथन सही हुए? केवल एक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, काफी अच्छा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है इसे आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया था। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 6 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता था और इस अधिनियम के विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सभी भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। ओके,
तो दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या था कि इस ये ऐसा मतलब लाया गया था, इस तरह का प्रावधान कि रॉलेट एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है बिना मुकदमा के। एक तो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल तक उसे गिरफ्त में रखा जाता था, 2 साल तक, 6 महीने नहीं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ये डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का विस्तार करने के लिए ही जो है 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 का विस्तार करने के लिए 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। ये जो है रॉलेट एक्ट भारत में जो है जो आंदोलनकारी थे उनका दमन करने के लिए इसको लाया गया था रॉलेट एक्ट को। तो यहाँ पे 6 महीने नहीं 2 साल, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखिए तो आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है इसको, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है। और तीसरा भी सही है कि इस अधिनियम के विरोध में जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी निर्वाचित सदस्य थे सभी भारतीयों ने जो है इससे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो दोनों स्टेटमेंट सही, 2 स्टेटमेंट आपके सही है, पहला और तीसरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, जनजातीय विद्रोह दिया और नेतृत्वकर्ता, ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू ने किया था। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। रामोसी विद्रोह का चित्तूर सिंह ने किया था, ये तीसरा सही है आपका। और पूछा है कितने युग में सही सुमेलित है, तो केवल एक युग में सही सुमेलित है। अगला देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एसोसिएटेड लीडर और जनरल, ठीक है, किसके द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता था, ये आपको बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों तारकनाथ दास, अगर आप लोगों ने लास्ट टेस्ट पेपर यानी टेस्ट नंबर 14 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो हमने इसमें एक ट्रिक बताया था, फ्री। जो दास लोग होते हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये मैंने बताया था। और तारे जो है आसमान में एकदम फ्रीली घूमते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अपना फ्री है, कोई दुनिया को देख रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फ्री है, उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान पत्रिका प्रकाशन किया जाता था। अरविंदो घोष द्वारा जो है वंदे मातरम और ब्रह्मो बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या और युगांतर, तो ये दोनों जो है आपका गलत है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो कितने सही सुमेलित है, केवल एक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, नेथापोडाइट्स निमोनियाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नेथापोडाइट्स निमोनियाना, इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह लुप्त प्राय औषधीय पादप है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। इसमें कैप्टोथेसिन पाया जाता है जिसका उपयोग कैंसर रोधी दवाओं के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये जो नेथापोडाइट्स निमोनियाना है ये पूर्वोत्तर भारत नहीं बल्कि पश्चिमी भारत में पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर पाया जाता है, पश्चिमी भारत में भी नहीं, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है, भारत के पश्चिमी घाट में। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये एक औषधीय पादप है, इसमें एक कैप्टोथेसिन नामक एक औषधि पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है कैंसर रोधी दवाओं के रूप में किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला देखिए, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला डंकी रूट का संबंध है। डंकी रूट ये जो है डंकी रूट, ये किससे, ये अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश करने से संबंधित है डंकी रूट। यानी कि एक ऐसा आप लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ये जो बीच बीच में बाईपास लगा होता है, यहाँ पे पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। तो नॉर्मली आप देखेंगे शहरों में भी तो लोग क्या करते हैं कि गलियों से जाते हैं, ऐसे ऐसे रास्तों से जाते हैं जहाँ पे कोई बाईपास नहीं होता, जहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक देश के संदर्भ में बात करें तो डंकी रोड जो होता है एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता है, पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, जहाँ पे मतलब नॉर्मली आना जाना लोगों का बहुत ही कम होता है, ठीक है। और एक कहें तो पहाड़ी और दुर्गम इलाका होता है, यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसी गाड़ी से परिवहन के माध्यम से नहीं जा सकते हैं लोग, ठीक है। तो अक्सर इस रूट का प्रयोग लोग जो हैं अवैध गतिविधियों के लिए करते हैं, ठीक है। यही जो है आपका डंकी रूट है, ठीक है, यही आपका डंकी रूट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अनौपचारिक मार्गों के माध्यम से अवैध रूप से किसी दूसरे देश में प्रवेश करने से संबंधित है, ठीक है।
इसका उपयोग जो है दोस्तों, डंकी रूट का उपयोग नॉर्मली देखेंगे आप लोग निकारागुआ से होते हुए अमेरिका और कनाडा में प्रवेश करने के लिए भी किया जाता है। तो एक तरह का ये भी यहाँ पे डंकी रूट भी कहा जाएगा कि निकारागुआ से होते हुए ये सॉरी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के गांधीवादी निर्देशक तत्वों की श्रेणी में आता है? ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, और अभी तक जितने टेस्ट पेपर लगाए गए पता नहीं कितनी बार ये गांधीवादी नीति निर्देशक यानी कि डीपीएसपी के गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी से क्वेश्चन पूछ देता है। तो डीपीएसपी के गांधीवादी निर्देशक तत्वों की श्रेणी में इन तीनों में से कौन कौन सा आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये अनुच्छेद 43A, ठीक है, अनुच्छेद 43 से संबंधित है। ये जो है ये आपका गांधीवादी निदेशक तत्व नहीं है बल्कि ये समाजवादी निदेशक तत्व है। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला देखिए तो एलिमिनेट कर दीजिए। आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन बी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, डीपीएसपी आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर प्रतिबंध लगाना 47 आर्टिकल, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करना, यह आपका आर्टिकल 43। ठीक है, ये दोनों है, ये डीपीएसपी गांधीवादी निदेशक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो दूसरा और तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा है 1946 के नौसैनिक विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नाविकों की मांग नहीं थी? ठीक है, नाविकों की मांग नहीं थी जब 1946 का नौसैनिक विद्रोह हुआ था। लास्ट सेशन में हमने ये बताया था कि नौसैनिक विद्रोह जो है क्यों हुआ था, ठीक है, इनकी क्या मांगे थी, मैंने ये बताया हुआ था। तो आपको लास्ट सेशन में देखना है वीडियो जा करके। ठीक है, तो 1946 का जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश शासन इनकी क्या मांग नहीं थी? तो ब्रिटिश शासन से भारत की तत्काल स्वतंत्रता की मांग नहीं थी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी थे, इनको जो है इनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। जो भारतीय नौसैनिक के अधिकारी थे, इनके साथ भेदभाव होता था, नस्लीय भेदभाव होता था ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। इनको वेतन कम दिया जाता था, इनको भोजन अपर्याप्त दिया जाता था, इनको रहने के लिए जगह बहुत ही बेकार जगह दी जाती थी। ठीक है, तो पर्याप्त इनको सुविधाएं जो हैं, सुविधाएं इनको दी जाती थी, वो अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत ही कम और निम्न स्तर का दी जाती थी। तो इसलिए इन्होंने जो है विद्रोह किया था। तो आपका इनके इस विद्रोह में क्या शामिल नहीं था? तो ब्रिटिश शासन से भारत की तत्काल स्वतंत्रता, ये इनकी मांग नहीं थी। इन्होंने मांग की थी कि रहने की स्थिति, भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है उसको खत्म किया जाए, और आईएनए के मुकदमों के आधार पर जिन राजनीतिक नेताओं को कैदी बनाया गया है उनको रिहा किया जाए। तो ये इनकी मांगे थी। इन्होंने स्वतंत्रता की कोई तत्काल स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की थी। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में दिल्ली घोषणा पत्र में निम्नलिखित का उल्लेख है। ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र में किसका उल्लेख है बताइए आप लोग। तो दोस्तों, दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की भागीदारी के लिए शर्तों का एक समूह निर्धारित किया गया था। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, एन्क्रिप्शन के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एन्क्रिप्शन विशिष्ट नियमों का उपयोग करके पठनीय जानकारी को अपठनीय रूप में परिवर्तित करता है। और दूसरा है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पारगमन के दौरान और सर्वर में संग्रहित रहते हुए दोनों ही एन्क्रिप्टेड रहे। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, एन्क्रिप्शन के प्रकारों के संदर्भ में आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही किया। एन्क्रिप्शन जो है विशिष्ट नियमों का उपयोग करते हुए एक पठनी, यानी कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो मैसेज जो है केवल वही पढ़ सकता है जिसको आप भेज रहे हो। बीच वाले माध्यम में कोई इस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है, कि इसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा पारगमन के दौरान और सर्वर में संग्रहित रहते हुए दोनों ही समय एनक्रिप्टेड रहे। यानी अगर एनक्रिप्टेड नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पढ़ सकता है आपके मैसेज को। ठीक है, तो इसलिए जब ये भेजा जाता है, ठीक है, पारगमन के, तो ये जो आप अगर किसी को मैसेज कर रहे हो तो आप जो मैसेज कर रहे हो वो एनक्रिप्ट होकर के जिसको भेज रहे हो उसके पास ही जाता है। ठीक है, बीच में ये डिक्रिप्ट नहीं होता है। ठीक है, एनक्रिप्टेड ही रहता है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संसद द्वारा
पारिश्रमिक प्राप्त होता है। दूसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने लगे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है और इसलिए उसे निजी विधिक प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित किया गया है। ओके, तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल को क्या संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है? तो नहीं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। तो दूसरा सही है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं इसमें इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है और साथ में ये संसद के सदन में बैठक का हिस्सा हो सकता है, संयुक्त बैठक में भी ये बैठ सकता है। ठीक है, उसमें भागीदारी ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी समिति का हिस्सा हो सकता है ये। ठीक है, लेकिन तीसरा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है, हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, हिस्सा शब्द अलग है, मतलब ये समिति में बैठता है। ठीक है, ये समिति में किसी भी समिति में बैठता है अपने विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, लेकिन वोट देने का इसको अधिकार नहीं होता है। हिस्सा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह का कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है सिर्फ। तो कितने कथन सही है? केवल एक कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन आप लोग को पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है राज्यसभा की सदस्यता के संदर्भ में कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए, अनिवार्य है जिसका वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहता है। राज्यसभा तीसरा देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार का भारत की किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में शामिल होना चाहिए। चौथा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है? राज्य की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहता है। ठीक है, अब आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। चलिए, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या पात्रताएं होनी चाहिए? क्या पात्रताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों पहला तो उम्र जो है, ठीक है, उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि उम्मीदवार को जो है उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जिसका वह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करना चाहते हो। तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, ठीक है, तो उस उम्मीदवार का उसी राज्य का निवासी होना जिस राज्यसभा में से प्रतिनिधित्व करना है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, बस ये प्रावधान है। ठीक है, वो जो है किसी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, बस ये प्रावधान है। जरूरी नहीं कि जिस राज्य का वो प्रतिनिधित्व करना चाहता है राज्यसभा में उसी राज्य का वो निर्वाचक हो, या अनिवार्य नहीं है, वो किसी भी संसदीय क्षेत्र का निर्वाचक हो सकता है। तो आपका ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा सही है आपका। ठीक है, चौथा जो है कि चौथा क्या कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो ये चौथा भी आपका गलत है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए राज्य विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका चौथा गलत हो गया। तो पहला और तीसरा आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत भूजल संदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। निम्नलिखित में से कितने तत्व भूजल को दूषित करते हैं? ठीक है, आर्सेनिक, आयरन, फ्लोरीन, यूरेनियम। बताना है कौन सा सही उत्तर है। कितने हैं जो भारत भूजल संदूषण की समस्या का सामना कर रहा है? तो कितने तत्व हैं जो भूजल को दूषित करते हैं? तो ये चारों ही। ठीक है, आर्सेनिक, आयरन, फ्लोरीन, यूरेनियम, ये सभी जो हैं भूजल को दूषित करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अप्रवासी भारतीयों यानी एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों पर लागू होते हैं? ठीक है, कौन कौन से अधिकार है जो एनआरआई और ओसीआई दोनों पर लागू होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला दिया है कि राष्ट्रपति पद धारण करने का अधिकार। दूसरा है कृषि संपत्ति खरीदने का अधिकार। तीसरा है लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार। चौथा है बच्चे गोद लेने का अधिकार। पांचवा है बिना वीजा के भारत का अधिकार। ठीक है, भारत आने का अधिकार बिना वीजा के। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एनआरआईज और ओसीआई को जो है राष्ट्रपति पद धारण करने का अधिकार नहीं होता है।
ठीक है, ठीक है। कृषि संपत्ति खरीदने का भी अधिकार नहीं होता है और ना ही लोकसभा चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। ओके, तो इनको क्या अधिकार होता है? सिर्फ ये जो है बच्चे गोद लेने का अधिकार होता है इनको, ये बच्चे गोद ले सकते हैं भारत में, और बिना वीजा के भारत आने का अधिकार होता है। तो चौथा और पांचवा जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के बाद उपयुक्त गतिविधियों में से कितनी प्रतिबंधित है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जितने भी टेस्ट पेपर लगाए होंगे आप लोग, सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आदर्श आचार संहिता कार्यान्वयन के गतिविधियों में से कितनी प्रतिबंधित हैं? ठीक है, जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है तो उसके बाद किन किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो कोई जो वर्तमान में जो सरकार है वो अनुदान और नई घोषणा नहीं कर सकता है, प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी प्रतिबंधित होता है। आधिकारिक यात्राओं को चुनाव प्रचार यात्राओं के साथ जोड़ना, ये भी प्रतिबंधित होता है कि कोई मान लो प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए कहीं आधिकारिक यात्रा के लिए किसी देश में, तो वहां पे अपना चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव प्रचार वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों ही जो है प्रतिबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, बोनेट और रोएन ओल्मी शब्द जो है हाल ही में सुर्खियों में रहा, तो वे किसकी किस्में हैं? तो ये दोनों जो है बोनेट और रोएन ओल्मी, ये दोनों मशरूम की किस्में हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें भू स्थिर कक्षा में पेलोड ले जाने की क्षमता है। दूसरा, इसे 4 इस चरणीय यान के रूप में तैयार किया गया है जिसमें 2 ठोस और 2 तरल कोर चरण है। बताना है कि कौन सा लॉन्च व्हीकल यानी LVM-3 के संदर्भ में स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, पहला बोला है कि यह भारत का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें भू स्थिर कक्षा में पेलोड ले जाने की क्षमता है। नहीं, LVM के पहले जो है आपका PSLV भी था। ठीक है, तो आपका पहला गलत हो गया, एकमात्र नहीं है ये, केवल LVM लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। ठीक है, और ये 4 चरणीय नहीं बल्कि ये 3 चरणीय, 4 चरणीय नहीं बल्कि ये 3 चरणीय यान है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीयों के लिए अपने संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई थी? ठीक है, ठीक है, किस प्रस्ताव के तहत पहली बार भारतीयों को अपने संविधान बनाने के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता दी गई थी? किस प्रस्ताव के तहत? अगस्त प्रस्ताव के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक बॉम्बे से शुरू किया गया था। पहली बार कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं अपनाया था। तो ठीक है, तीसरा दिया, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम संगठित नेतृत्व था। ठीक है, बताना है कितने कथन सही हैं। ओके, तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन को ग्वालियर टैंक बॉम्बे से शुरू किया गया था। ठीक है, और 1942 में वर्धा, ठीक है, वर्धा में, ठीक है, गुजरात के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसमें दिया कि दूसरा स्टेटमेंट कि पहली बार कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं अपनाया था, तो ये गलत है, आपका दूसरा प्रस्ताव अपनाया था। ठीक है, और ये एक स्वतः पूर्त आंदोलन था जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम संगठित नेतृत्व था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल था? ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 ईस्वी में राजस्व संहिता में ऐसा प्रावधान है, राजस्व संहिता में ऐसा प्रावधान है कि अगर सूखे के कारण या अन्य जलवायु परिवर्तन के कारण या मौसमी दशाओं के कारण फसल का उत्पादन जो है 1/4 हिस्से से कम होता है, यानी 1/4 से कम होता है फसल उत्पादन, तो ऐसे में राजस्व नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकारियों द्वारा जो है, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली की जाती थी। इसके बावजूद अगर फसल का उत्पादन 1/4 से कम होता था तो भी, ठीक है, तो राजस्व संहिता के विरुद्ध जो है इन लोग किसानों से राजस्व वसूल करते थे। तो यही मामला था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इन लोग किसान जो है राजस्व नहीं देना चाहते थे। अब पूछा क्या है इसमें कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे?
तो कौन कौन शामिल थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख, रविशंकर व्यास, और इसके अलावा एक जन और थे मोहनलाल पांड्या। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी दे दिया तो, मोहनलाल पांड्या। ठीक है। तीसरा जवाहरलाल नेहरू, अगर आपको इतना पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तो आप इस बेसिस पे आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। दूसरा, इसका इसी प्रतिनिधि मंडल में वायसराय से पृथक मुस्लिम प्रतिनिधि का दावा किया गया था। ठीक है, पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व का दावा किया गया था। तो दोस्तों 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं बल्कि आगा खान ने किया था। किसने किया था, आगा खान ने। तो आपका पहला गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल था ये जा करके मार्ले मिंटो से मिलता है, मार्ले से नहीं, मिंटो से मिलता है, और ये इन लोग जो है मांग रखते हैं पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व का। ठीक है, तो मिंटो द्वारा जो है जब 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लाया जाता है तो पृथक मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जिसमें मुसलमान के जितने उम्मीदवार रहेंगे उनको सिर्फ मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही वोट दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रावधान लाया गया था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। यहीं से जो है, यहाँ से ही शुरू होता है हिंदू मुस्लिम के बीच की जो बंटवारे वाली भावना। ठीक है, बाद में जाकर के दो राष्ट्र बन जाते हैं, भारत का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें शुरू होती हैं। तो आंसर क्या हो जाता है, केवल 2, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, विधिक अर्ध सरकारी निकायों की उपस्थिति भारत में शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता का क्षरण करती है। दूसरा, समान कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियां कार्यात्मक ओवरलैप, अस्पष्टता तथा संसाधनों की बर्बादी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों वैसे जो स्थानीय शहरी निकाय हैं इनको लगभग 18 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, लेकिन जब ये इन कार्यों को करने जाते हैं तो राज्य की जो अर्ध सरकारी निकाय होती है इन कार्यों पर ये अपना मतलब इन दोनों के बीच जो है कहीं न कहीं कहें तो इन दोनों के बीच एक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो अर्ध सरकारी निकाय हैं ये इन पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो अर्ध सरकारी स्थानीय निकाय होती हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय, ये स्वतंत्र रूप से या स्वायत्त रूप से ये कार्य नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो अर्ध सरकारी निकायों की उपस्थिति में अर्ध सरकारी निकायों की उपस्थिति भारत में शहरी स्थानीय निकायों की स्वायत्तता का क्षरण करती है। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों क्षरण करते हैं, क्योंकि समान कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियां जो हैं कार्यात्मक ओवरलैप यानी ओवरलैप होता है, इनके बीच अस्पष्टता तथा संसाधनों की बर्बादी का कारण बनता है। दोनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अगला देखिए, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य स्वयं सर्वोच्च जमींदार के रूप में कार्य करता था और व्यक्तिगत कृषक भूस्वामी वार्षिक नकद किराया देकर स्वामित्व प्राप्त करते थे। ठीक है, दूसरा है, कृषक के पास सदैव समझौते को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता था। बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों रैयतवाड़ी भूमि, एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, ऑप्शन आप लोग ध्यान से स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में तो पहला दिया है कि राज्य जो है स्वयं सर्वोच्च जमींदार के रूप में कार्य करता था और व्यक्तिगत कृषक भूस्वामी वार्षिक नकद किराया देकर स्वामित्व प्राप्त करते थे। ठीक है, बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसमें जो होता था, राज्य स्वयं सर्वोच्च जमींदार के रूप में कार्य करता था और व्यक्तिगत कृषक भूस्वामी जो है वार्षिक नकद किराया देकर के स्वामित्व प्राप्त करता था। यानी कि जो कृषक होते थे जब तक वो भू राजस्व देते थे तब तक वो अपनी भूमि के तब तक वो भूमि के मालिक होते थे। जब वो भू राजस्व देना बंद कर देता था किसान, तब उसको भूमि का मालिकाना हक से हटा दिया जाता था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि कृषक के पास सदैव समझौते को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प होता था, तो नहीं। ठीक है, अगर वो जब तक वही सेम बात है कि जब तक वो भू राजस्व दे रहा है तब तक ही वो कृषक को
भूमि का मालिक होता है और इसे स्वीकार या अस्वीकार करने जैसी कोई विकल्प नहीं होता था। ठीक है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला देखिए, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये मुद्रास्फीति सूचकांक बॉन्ड है जो बॉन्ड धारक को प्रचलित मुद्रास्फीति से उच्च सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करते हैं। ये बॉन्ड सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित होते हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में। तो दोस्तों, जमानती बॉन्ड के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्रचलित मुद्रास्फीति से इसे उच्च सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त हो, तो जरूरी नहीं कि उसे उच्च रिटर्न प्राप्त हो, कभी कभी कम रिटर्न भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के कम ज्यादा के अनुसार रिटर्न इसको प्राप्त होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। दूसरा है कि इसे सरकार बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित होते हैं, नहीं, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में निर्धारित किया। दूसरा है, भारत का संविधान संघ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित और उल्लेखित करता है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता है, चाहे सरकार की प्रवृत्ति संघीय हो या एकात्मक। ठीक है, अब पूछा क्या है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, संघीय व्यवस्था की अगर बात करें भारत में, तो बोम्मई वाद में उच्चतम न्यायालय ने संघवाद को संघवाद को जो है भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में निर्धारित किया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि जो संघवाद है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा जो कह रहा है कि संघ शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित और उल्लिखित किया गया है, तो नहीं, संघ शब्द को भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता। देखो, भारत में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, भारत में संविधान सर्वोच्च, सरकार जो है कोई भी कार्य अपनी मनमानी तरीके से नहीं कर सकती है, और जो भी कार्य करेगी संविधान के दायरे में ही रह के कार्य करेगी। भारत की कोई भी संस्था जो है, कोई भी व्यक्ति जो है संविधान के ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर हमारा संविधान है। ठीक है, लेकिन ये प्रावधान हर देश में अलग अलग है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि सभी लोकतांत्रिक देशों की मुख्य विशेषता है भारत की संविधान की सर्वोच्चता, फिर चाहे भारत सरकार की प्रकृति संघीय हो या एकात्मक। देखिए, जरूरी नहीं है, अगर मान लो जैसे भारत में संघीय व्यवस्था अपनाया गया है और भारत में संविधान को सर्वोपरि रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर संघीय या एकात्मक हो तो संविधान सर्वोच्च होगा। अलग अलग देशों में अलग प्रावधान है, किसी कहीं पे संविधान को सर्वोच्च रखा गया है तो कहीं पर सरकार को सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कहीं पे जो है संसद संप्रभु होता है। ठीक है, कहीं पर जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, संसद संप्रभु होता है, वहाँ की जो सरकार होती है वो संप्रभु होता है, संविधान नहीं। लेकिन भारत में संविधान संप्रभु है, संविधान सर्वोच्च है। तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही है, केवल एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभा की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गरीबी उन्मूलन योजना के लिए लाभार्थी की पहचान ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है। दूसरा है, विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय ग्राम स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तीसरा है, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। ओके, तो बताएं कि कितने कथन जो है आपके सही हैं। चलिए, तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि पेशा एक्ट के तहत गरीबी उन्मूलन योजना के लिए लाभार्थी की पहचान करना ग्राम सभा का काम होता है। ठीक है, ग्राम सभा का उत्तरदायित्व होता है, पहला सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन का समन्वय जो है ग्राम स्तर पर किया जाता है, तो ग्राम स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य होती है। नहीं, यहाँ पे जो है सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य नहीं होती है। तो तीसरा आपका गलत हो गया। कितने कथन सही है, केवल एक कथन सही है, वो भी पहला वाला। ठीक है, अगला देखिए, पूछा है, भारत पर ब्रिटिश विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सालभाई की संधि कब हुई थी, 1782 ईस्वी में हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में हुई थी। यानडोब की संधि कब हुई थी, 1826 ईस्वी में हुई थी।
एक्सला शापेल की संधि कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। जब इसे आप कालक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो इसका क्रम क्या बनेगा? 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित में से किन संगठनों के विलय से हुआ? ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन जो है किन दो संगठनों के विलय से हुआ था? ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों के विलय से ही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था। 1851 में जो है विलय हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4। अगला देखिए, हाल ही में सिसिली यानी इटली के तट के पास रिपोर्ट किए गए वाटर स्पाउट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है कि यह बवंडर जैसी संरचना है जो सामान्य रूप से समुद्र के ऊपर विकसित होती है। ओके, दूसरा, यह घटना तब होती है जब गर्म हवा खुले जल पर बहती है और ऊपर की ओर प्रवाह बनाती है। तीसरा, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। अब पूछा है कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों वाटर स्पाउट की बात करें तो यह एक बवंडर जैसी संरचना होती है जो समान रूप से समुद्र के ऊपर विकसित होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये कपासी बादल से निकलती है और बादल में संघनन से इसके भीतर जो है जल बनता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि ये घटना तब होती है जब गर्म हवा खुले जल पर बहती है और ऊपर की ओर प्रवाह बनाती है। तीसरा है कि यह घटना जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। नहीं, ये विभिन्न भागों में वाटर स्पाउट बनते हैं। जरूरी नहीं कि घटना सिर्फ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित हो। ठीक है, तो आपका जो है तीसरा भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला कथन दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाता है, ये गलत है आपका। इसमें कह रहा है कि नहीं माना जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत ही जो है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। और एक निजी सदस्य द्वारा भी संविधान प्रस्तावना में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है। निजी सदस्य इसमें क्या रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए एक निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है भाई। अगर एक निजी सदस्य कौन होता है? देखो, एक सरकारी सदस्य होता है, एक निजी सदस्य होता है। सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री होते हैं। ठीक है, जो गैर मंत्री होते हैं यानी कि सदन के जो सदस्य होते हैं इन्हें गैर मंत्री कहा जाता है, और जो मंत्री के पद पर रहते हैं उन्हें सरकारी मंत्री कहा जाता है। तो ये जो गैर मंत्री होते हैं इन्हीं को निजी सदस्य कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इन्हें निजी सदस्य द्वारा भी प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रांतीय परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। ठीक है, प्रांतीय परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराया लास्ट सेशन में। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा, केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण बजट पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा मतदान किया जा सकता था। ठीक है, बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो प्रांतीय परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे बल्कि गैर निर्वाचित होते थे। गैर निर्वाचित सदस्यों का बहुमत ज्यादा था। ठीक है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा मुसलमानों को जो सीटें दी जाती थी उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं बल्कि उनकी जनसंख्या से अधिक दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? ताकि ये जो है हिंदू मुस्लिम में फूट डाल सके। ठीक है, तो उनको
पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा, मान लो इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर तो सीटें दी ही जाती थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको सीटें नहीं दी जाती थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, बल्कि जनसंख्या से ज्यादा उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता था। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि केंद्रीय स्तर पर संपूर्ण बजट पर इंपीरियल विधान परिषद द्वारा मतदान किया जाता था, संपूर्ण बजट पर नहीं, बजट के कुछ हिस्सों पर यानी अलग अलग मदों पर मतदान किया जा सकता था इंपीरियल विधान परिषद द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण। तीसरा है विधानमंडल के निचले सदन के लिए निश्चित कार्यकाल का अभाव। चौथा है सरकार का नेतृत्व विधिवत रूप से कार्यपालिका के पास होती है। तो बताना है कि कितनी विशेषताएं जो है संसदीय शासन प्रणाली की हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की कितनी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण देखने को नहीं मिलता है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि विधानमंडल के निचले सदन के लिए निश्चित कार्यकाल का अभाव है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आप देखेंगे विधानमंडल के जो निचली सदन का कार्यकाल होता है, कोई निश्चित इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, यानी कि निश्चित कार्यकाल का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, कभी भी अक्सर देखेंगे आप लोग विधानमंडल के जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या फिर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसे में फिर विधानमंडल का जो निचली सदन होता है उसका विघटन हो जाता है। ठीक है, तो कोई कार्यकाल, इसमें निश्चित कार्यकाल का अभाव होता है। ठीक है, ये संसदीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता है। चौथा है सरकार का नेतृत्व विधिवत रूप से कार्यपालिका के पास होती है। तो सरकार का नेतृत्व जो है विधिवत रूप से कार्यपालिका के पास नहीं होती, बल्कि प्रधानमंत्री के पास होती है। यानी कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार का नेतृत्व भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगी। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया। कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जितने कार्यकारी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कितने राजनीतिक दलों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? कितने राजनीतिक दलों ने? तो केवल एक ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। बाकी सब ने, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी और हिंदू महासभा ने बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि उसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 1940 में ब्रिटिश भारत के दौरान प्रस्तुत की गई सार्जेंट योजना किससे संबंधित है? सार्जेंट योजना किससे संबंधित है दोस्तों? भारत में शैक्षणिक विकास से संबंधित है। चलिए अगला देखिए। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, 1/3 सीटें। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चौथा कह रहा है, तीसरा आपका गलत हो गया। चौथा कह रहा है पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाएगी, तो चौथा आपका सही है। पांचवा कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर संग्रहित करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। तो आपका क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपका ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर उद्ग्रहित करने या फिर संग्रहित करने जैसा कोई अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो पांचवा गलत हो गया। कितने सही है? टोटल 3 सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उपरोक्त प्रावधानों में से कितने अनिवार्य प्रावधान हैं? तो आपके कितने अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत आएंगे? ठीक है, अनिवार्य प्रावधान के अंतर्गत तो ये 3 आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों द्वारा समर्थित है? ठीक है, किन प्रावधानों द्वारा समर्थित है एनजीओ? ठीक है, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 43 सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है, सहकारिता को बढ़ावा देने का, और 7वीं अनुसूची के तहत। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 43 और 7वीं अनुसूची के तहत एक भारत में एनजीओ स्थापित करने का एक प्रावधान है। ठीक है, इन प्रावधानों के तहत एनजीओ स्थापित किए जा सकते हैं।
यह किन प्रावधानों द्वारा समर्थित है? तो इन तीनों प्रावधानों द्वारा समर्थित है। चलिए अगला देखिए, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कोई स्थायी निकाय नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया, इसकी सभी सिफारिशें कार्यकारी आदेशों द्वारा लागू की जाती हैं। तीसरी है, इसके सदस्यों को वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि ये कोई स्थायी निकाय नहीं है, ठीक है, वित्त आयोग। और दूसरा कह रहा है कि इसकी सभी सिफारिशें कार्यकारी आदेशों द्वारा लागू की, सभी सिफारिशें नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं कि सभी सिफारिशें, कुछ ही सिफारिशों को कार्यकारी आदेशों द्वारा लागू की जाती हैं। तीसरा है, इसके सदस्यों को वित्तीय मामलों का अनुभव होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इसके सभी सदस्य जो हैं, वित्त आयोग के सभी सदस्य वित्तीय मामलों का अनुभव रखते हो। इनको जो है ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी जो है इसके सदस्य बनते हैं वित्त आयोग के। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सही है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत में असममित संघवाद को उजागर नहीं करता है? तो ठीक है, असममित संघवाद ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये असममित संघवाद में क्या होता है कि असममित संघवाद में एक या ज्यादा राज्यों को दूसरे राज्यों से ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है, ठीक है। यही जो है आपका असममित संघवाद होता है, ठीक है। यानी कि यानी संघ जो है सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार नहीं करेगी, बल्कि कुछ राज्यों को कुछ ज्यादा मतलब सुविधाएं प्रदान करेगी। तो यही जो है आपका असममित संघवाद है। तो इसमें कौन सा जो है असममित संघवाद का उजागर नहीं करती है? तो इसमें दिया है कि संघ जो है राज्य क्षेत्र सीधे केंद्र द्वारा प्रशासित होता है, ये, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है? भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन का विचार 1900 के दशक में उत्पन्न हुआ था। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया था, जिसे धर आयोग जानते हैं आप लोग, ठीक है। भाषाई आधार पर क्षेत्रों के गठन का विचार 1900 के दशक में प्रारंभ हुआ था। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 1948 में, यानी कि धर समिति द्वारा भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का समर्थन किया था। तो समर्थन नहीं किया था इन्होंने, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन नहीं किया था 1948 में। तो आपका दूसरा गलत हो गया, केवल एक कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 89। चलिए अगला देखिए, और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1917 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई थी, ठीक है। मेयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गिद्धों की सबसे बड़ी नेस्टिंग कॉलोनी है, ठीक है। दूसरा है, यह नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है मेयार घाटी के संदर्भ में सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मॉले मिंटो सुधारों के विपरीत मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वराज प्रदान करना था, ठीक है। दूसरा है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत कार्यपालिका अंशतः प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया तो भारतीयों द्वारा बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, भारतीयों द्वारा बहुत ज्यादा आंदोलन किए गए कि उनको जो है अधिकार मिले, उनको भी संविधान जितने भी प्रांतीय विधान परिषद हैं या कार्यपालिका है, तो उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो बढ़ाया जाए। और ऐसे में फिर जो स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया गया इस बात का, लेकिन धीरे धीरे जो है ये समझौतावादी हुए, ठीक है। और उनको पता था कि अगर उनकी बातों को नहीं मानेंगे, भारतीयों की बातों को, तो फिर ये बहुत ज्यादा उग्र हो जाएंगे। तो ऐसे में माले मिंटो सुधारों के विपरीत जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को स्वराज प्रदान करना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, क्योंकि होम रूल आंदोलन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार का जो रुख था वो समझौतावादी हो गया था, ठीक है। तो वो जो है भारतीयों से धीरे धीरे समझौता करने लगे थे, उनकी बातों को कुछ कुछ करके बातों को मानने लगे थे, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत, देखिए, भारतीयों को स्वराज प्रदान करना, ठीक है। फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के तहत कार्यपालिका अंशतः प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो गई थी, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा अब भारतीय प्रतिनिधि शामिल होने लगे थे। इस वजह से जो कार्यपालिका थी अंशतः प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो गई थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अगला देखिए,
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी स्थापना श्री कुमार घोष ने की थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना श्री कुमार घोष ने नहीं बल्कि महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। ठीक है, रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। तो आपका पहला जो है गलत हो गया। दूसरा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी और उसके बाद यह बैठक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसी समय और उसी स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और तीसरा है कि इसने बाल विवाह को रोकने हेतु लोगों से याचिका करने के लिए याचना अभियान भी चलाया था। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राजनीतिक सुधारों से संबंधित कार्य करता था और इंडियन सोशल कांग्रेस जो है सामाजिक सुधारों से लेकर संबंधित कार्य करता था। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। कितने कथन सही है? केवल 2 कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत में वोटर टर्न आउट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी वेबसाइट पर बूथ वोटर टर्न आउट डेटा प्रकाशित करता है। देखिए भारत में वोटर टर्न आउट संबंधी डेटा जो है भारतीय निर्वाचन आयोग अपने वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं करता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के पास केवल सलाहकारी प्रशासनिक शक्तियां और कोई अर्ध न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग के पास सलाहकारी, प्रशासनिक शक्तियां और अर्ध न्यायिक शक्तियां, ये तीनों ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो दूसरा जो है गलत हो गया। इसमें कह रहा है कि अर्ध न्यायिक शक्तियां नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, सलाहकारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों ही कथन गलत है। अगला देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दोहरी सदस्यता संबंधित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। मैं बार-बार ऑप्शन दिखाना भूल जा रही हूँ। पहला कथन दिया हुआ है कि यदि संसद के दोनों सदन, देखो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में अगर कोई व्यक्ति सदन में 2 सीटों पर जीतता है, ठीक है, मान लो ऑलरेडी वो एक सीट पर है वो, ठीक है, ऑलरेडी वो सदन का सदस्य है, लेकिन वो दूसरी जब चुनाव होता है तो दूसरी बार भी वो लड़ता है। ठीक है, दूसरी बार भी उम्मीदवार बनता है तो दूसरी बार भी जीत जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर वो 2 सीट ग्रहण करता है तो ऐसे में क्या प्रावधान किया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, इस बेसिस पे आपको आंसर करना है। ठीक है, पहला है कि यदि संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प चुनने में विफल रहता है तब राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है जो लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य है और वो राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का जब चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा की मेंबर वो मान लो चुन लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, या फिर वो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में निर्वाचित होता है, तो ऐसे में उसकी जो राज्यसभा में उसका स्थान होता है वो रिक्त हो जाता है अगर वो निर्धारित समय के भीतर अपनी एक सीट को नहीं छोड़ता है। तो अगर वो निर्धारित समय के भीतर कोई एक सीट नहीं छोड़ता है तो ऐसे में उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है, वो केवल लोकसभा का सदस्य के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी वो लोकसभा का सदस्य रहेगा फिर। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है तब पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। मान लो यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य कोई सदस्य है और वो दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो ऐसे में उसके पहले सदन में जो उसका स्थान होता है वो रिक्त हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार सीधे जनता से अपील की तथा 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सदस्यता के द्वार खोल दिए। ठीक है, तो किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से कौन सी मांगे रखी गई थी? ठीक है, सरकार को जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना, विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होना सॉरी ठीक है, तो दोस्तों लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो संयुक्त रूप से
मांगे रखी गई थी, वो क्या क्या थी? तो इसमें पहला दे रहा है कि सरकार को जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए। तो इस तरह का नहीं, इन्होंने स्वशासन की मांग की थी, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, तो स्वशासन की मांग की थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, तो दूसरा सही था आपका। तीसरा है वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारी परिषदों के 2/3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। ठीक है, 2/3 नहीं बल्कि आधे सदस्य। ठीक है, कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य जो हैं भारतीय होने चाहिए, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है भारत के सचिव के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजकोष द्वारा किया जाएगा, तो ये चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के विकास से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसने भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की थी, तो पहले स्टेटमेंट आपका सही है। मिशन ने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मिशन ने भारत को 2 अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का नहीं, 2 अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का प्रावधान नहीं किया गया था कैबिनेट मिशन में। इन्होंने जो है इस पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन में। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था, तो तीसरा गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। अगला देखिए, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्र न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड के अतिरिक्त अन्य कोई भी दंड देने का अधिकार है। दूसरा है, जिला न्यायाधीश न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियों का प्रयोग करता है। तीसरा, एक ही व्यक्ति जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। ठीक है, बताने की कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों, एक सत्र न्यायाधीश के पास मृत्यु दंड देने, आजीवन कारावास जैसे दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन जो है ये जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अगर इस तरह का कोई दंड दिया जाता है, तो हाई कोर्ट की पुष्टि के अधीन होता है ये। ठीक है, हाई कोर्ट की पुष्टि के अधीन होता है, फिर चाहे इससे संबंधित अपील हाई कोर्ट में की गई हो या ना की गई हो, हाँ, लेकिन हाई कोर्ट इसकी पुष्टि करता है, ये पुष्टि के अधीन होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, स्वतंत्र नहीं होता है सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, ऑपरेशन दिया है, उद्देश्य। ठीक है, ब्लैक गोल्ड जो है सोने और धातु से युक्त मिश्र धातु को जब्त करने से संबंधित है ब्लैक गोल्ड, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सर्वशक्ति जो है ये उग्रवाद का मुकाबला करने, सर्वशक्ति का उद्देश्य क्या था? उग्रवाद का मुकाबला करना, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा, उपलब्ध, उपलब्ध मतलब ये था दलालों को नियंत्रित करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो तीनों ही कथन जो है आपके सही सुमेलित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत जल्दी हमने कंप्लीट कराया है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी है तो बताइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम में 50-50 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, जैसा आपको अगर सही लगा तो कमेंट बताइएगा, नहीं भी सही लगा तो भी बताइएगा। ठीक है।